अस्सलाम वालेकुम। हमने गुज़श्ता रोज़ भी प्रोग्राम में जिक्र किया था कि एक सरप्राइजिंग सी डेवलपमेंट है कि अपोजिशन की तमाम जमातें बशमूल PMLN बैठें और ये फैसला करें कि किसने इलेक्शन लड़ना है, प्राइम मिनिस्टर का, स्पीकर या डिप्टी स्पीकर का, जिसमें मालूम भी है कि वो जीतने नहीं जा रहे, हारने जा रहे हैं। और उसमें ये मुतालबा सामने ना आए कि नवाज़ शरीफ या उनकी बेटी जो मरियम नवाज़ है उसको रिलीज़ किया जाए, तो काफ़ी सरप्राइज़ होता है। आम तौर पर किसी सियासी सरबराह को, जब किसी भी पोलिटिकल पार्टी के हेड को पनिश किया जाता है अंडर द लॉ, तो ये मालूम भी हो सबको कि उसने ये क्राइम कमिट कर चुका है और वो गिल्टी डिक्लेयर हो चुका है, फिर भी वो कहते हैं नहीं जी हमारे साथ तो बड़ी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है, हमारे लीडर को रिहा किया जाए। यहाँ पर अभी केस चलना है, हाई कोर्ट से बेल हो सकती है और केस पता नहीं कितने साल चल सकता है, लेकिन उनकी अपनी जमात भी और बाकी भी जो उनके एलाइज थे वो लगता ही है कि उनको अबैंडन करके बड़े खुशी से आराम से बैठ गए हैं। आज प्रोटेस्ट करना था सियासी जमातों ने और उस प्रोटेस्ट के अंदर खुद PMLN की जो टॉप टियर ऑफ लीडरशिप है वही हमें एब्सेंट नज़र आई, न शहबाज नज़र आए हमें, न दीगर और कुछ और लोग नज़र आए। ये मामला अजीबोगरीब समत की निशानदेही करते हैं। लाहौर में जिस दिन नवाज शरीफ की अराइवल थी उस दिन एयरपोर्ट पे हम रिपोर्टर पहुंच सकते थे, लेकिन ये सियासी लोग नहीं थे पहुंच सकते, वो भी समझ से बालातर था। तो आज भी प्रोटेस्ट के अंदर ना होना PMLN की टॉप टियर का वो समझ से बालातर है। इसी तरीके से अपोजिशन जमातों का ये मुतालबा ना करना कि उनको रिहा किया जाए या उनकी बेल एक्सेप्ट की जाए, वो भी समझ से बालातर है। क्यों नहीं किया जा रहा, ये तो जी तो वो अपनी खुद ही दे सकते हैं, लेकिन अंडर द लॉ जो प्रोविजन मौजूद है उसको एटलीस्ट एक्सरसाइज करना उनका लीगल राइट है जो उन्हें करना चाहिए, और वो नहीं कर रहे, उनको अबैंडन करके खुश हैं। ये उसके प्रोग्राम में इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे आज। इसके अलावा जो बाकी डेवलपमेंट्स हैं, कौमी असम्बली का इजलास कब होगा, इमरान खान के हवाले से गुज़श्ता रोज़ ये था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनका रिज़ल्ट जो था वो होल्ड बैक कर लिया था, और लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज वो जो लीगल हिच थी उसको ख़त्म करते हुए उन्होंने कहा कि नहीं जी आप रिज़ल्ट नोटिफाई करिए और जो दूसरा फ़रीक है वो जाकर मुतल्लिका फ़ोरम से रिजू कर सकता है। तो जो आज प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका है इस्लाम न्यूज़ में, उनका आपसे तारुफ करवा दूँ, फिर मैं जो आज बयानात कुछ दिए गए हमारे अपोजिशन लीडर्स की जानिब से। अपोजिशन हम इसलिए कह रहे हैं कि बज़ाहिर तासुर यही है कि यही अपोजिशन है, हुक्मरान जमात PTI होगी, हो सकता है कल को इनको मौका मिल जाए तो ये दूसरी काया पलट जाए इनकी, लेकिन अभी सूरत हाल यही है कि ये अपोजिशन पार्टीज़ है। जो आज शुरका है हमारे साथ डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हैं PTI से, मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब हैं PMLN से। आपको रांझा साहब वेरी वार्म वेलकम और मुबारक भी आपको। और सैयद नवीद कमर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आपको भी नवीद कमर साहब खुश रहिए सब। आपको पहले बयान सुनवाते हैं जी आज अपोजिशन पार्टीज़ के, फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, दिखाइएगा जी। इलेक्शन के नाम पे एक मजाक हुआ है पूरे मुल्क में। एक ऐसे लाडले को जिसको 25-30 सीटें मिलनी चाहिए थी उसको 115 दिलवा दिए हैं। जिसने KPK में डिलीवर नहीं किया, KPK में 2/3 मेजॉरिटी मिल गई है। जिन्होंने पंजाब में डिलीवर किया वफाक में उनको हरवा दिया गया है। और इतने भोंडे तरीके से किया है काम कि नताइज को तब्दील किया, धांधली भी नहीं है। पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाल के 3,70,000 लोगों ने जिनका काम सिक्योरिटी को संभालना था उन्होंने सिलेक्शन कमीशन के अख्तियारात को संभाल लिया, और ये बेबस था या मिला हुआ था इसका भी फैसला वक्त करेगा। लेकिन इन्होंने अपना फ़र्ज़ जो है ना और हक़ इस्तेमाल नहीं किया। खान एक पपेट है और खान जीता नहीं, अगर जीता होता तो हम उसको जाके मुबारकबाद देते। अब वो अंपायर की उंगली जीती है, हमारा इमरान खान से कोई मुकाबला नहीं है। पुरअमन एहतजाज है, उन तमाम डिमांड्स, वो तमाम सवालात जो पाकिस्तान की आवाम पूछ रही है कि क्यों फॉर्म 45 कच्ची पर्चियों के ऊपर इशू हुआ, ये इलेक्शन की तैयारी थी? क्यों RTS को बिठा दिया गया? क्यों गैर मौजूदगी में पोलिंग एजेंट्स के वोट काउंट हुआ? क्यों 36 घंटे इलेक्शंस को, रिजल्ट्स को होल्ड कर दिया गया? क्यों रीअकाउंटिंग नहीं की जा रही? ये जवाब देने पड़ेंगे, और ये जवाब हम तब तक ये इसी तरह पुरअमन एहतजाज जारी रहेगा पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाद। ये ज़रूर सोचें कि अगर यही काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के साथ हुआ होता तो आज इलेक्शन कमीशन के ये गेट टूट चुके होते, स्टाफ को सड़कों पे घसीट कर ला चुका होता, पार्लियामान पे हमला हो चुका होता, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर गंदे कपड़े लटक चुके होते, पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर कब्जा हो चुका होता। लेकिन हम ये काम नहीं करेंगे। पार्लियामान ने इलेक्शन कमीशन को खुद मुख्तार किया था वोट की हिफाजत के लिए, वोट की चोरी कराने के लिए नहीं। आगे चलेगा, सफर आगे बढ़ेगा इंशाअल्लाह। बहुत कुछ का इम्कान मौजूद है। जमहूरियत की आज़ादी के लिए, जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम के लिए आज तमाम सियासी पार्टियों का ये इकट्ठ मैसेज दे रहा है उन लोगों को जिन्होंने इलेक्शन चोरी किया, जिन्होंने धांधली की, आज पाकिस्तान को जिन्होंने इंतशार का शिकार बनाया। तो ये चीज़ें पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है।
अदारे पूरी पाकिस्तानी कौम के अदारे होने चाहिए, एक सियासी पार्टी के नहीं होने चाहिए। देखिए, ये तो धांधली नहीं थी, ये जुलाई 25 को डाका पड़ा है और अवाम के मैंडेट पे डाका पड़ा है और रियासती इदारे उसमें मुलव्वस हैं सारे। तो हम इधर आए हैं इलेक्शन कमीशन को ये कहने के लिए कि वो रिज़ाइन करें और ये इलेक्शन भी कलअदम होने चाहिए। हम धरना नहीं देंगे, लेकिन हम एहतजाज भरपूर करेंगे, पार्लियामान में भी, पार्लियामान के बाहर भी, सूबाई असम्बलियों में भी, पाकिस्तान की सड़कों पर भी, जब तक हमें एक साफ और शफाफ इलेक्शन हासिल नहीं हो जाता। ये प्री पोल रिगिंग भी हुई, जिस तरह हमारे साथ हुआ, हमने एक कैंडिडेट के बगैर इलेक्शन लड़ा और हर तरफ यही हुआ है, पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया और बाकी सब भी आप सबको पता ही है कि किस तरह के हालात बनाए गए। 60% मेरे हलके में से पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल के कुंडियाँ मार ली गई और 2 घंटे बाद उनके हाथ में नतीजे थमा दिए गए। फॉर्म 45 जो DRO है उसने कहा कि मैंने तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को दिए हैं, उन्होंने घुमा दिए हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बाहर आए, उन्होंने कहा मुझे बताएं कि कहाँ से फॉर्म 45 नहीं मिल रहा। जी, ये तो बयानात हैं जी अपोजिशन लीडर्स के। नवीद कमर साहब, आपसे शुरू करना चाहूँगा। अगर इमरान खान धरना देने आते और डॉक्टर आरिफ अलवी को कहते कंटेनर पे चढ़ के बैठ जाओ और ख़ुद आते ही ना, तो वो धरना चल नहीं था सकता दूसरे दिन तक भी, पहले दिन ही शाम तक फुस होकर फारिग हो जाता। तो आपके जरदारी साहब नहीं हैं, बिलावल भुट्टो नहीं हैं, खुद शहबाज शरीफ नहीं हैं, तो ये किस तरह का प्रोटेस्ट है जो आप करने आए हैं? नहीं नदीम साहब, देखें, एक चीज़ रजिस्टर करानी थी और उसके लिए हम सब गए थे। ये अजीब मुझे लगा, आपने जस्ट टोकन था 8 में से जो 6 साढ़े 6 तो PMLN के कमेंट्स दिए, बाकियों का आपने ना। मैं अपने प्रोड्यूसर साहब को यही कह रहा था कि जल्दी चलाओ, नून लीग के सारे चलाई जा रहे हो, बाकी नहीं चला रहे। तो उनको ज़्यादा मोहब्बत हो गई है इनके साथ, हमदर्दी। जी, मुझे लगता है यही है। तो नहीं, लोग ठीक ठाक, अगर आसिफ जरदारी साहब या बिलावल साहब ने नहीं आना था आज, उनको मतलब एज पर प्रोग्राम वो नहीं आए। शहबाज शरीफ साहब ने आना था, गालिबन उनकी शायद का फ्लाइट का कोई मसला हुआ जिसकी वजह से वो नहीं पहुंच सके। लेकिन बाकी लोग तो टोटल लीडरशिप थी, लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट में, लीडर ऑफ द अपोजिशन जो पिछले थे नेशनल असेंबली में, लीडर ऑफ द हाउस वहाँ। आप मतलब ये तो नहीं है ना, ये पार्लियामेंट्री लीडरशिप तो यही है जो कि मौजूद थी। मौलाना फजल रहमान, आप पता नहीं आप इनमें से किसको लीडर नहीं समझ तो वो एक अलग बात। इलेक्शन आ रहे हैं जी, वो बहसूरत पॉइंट ये है कि नहीं, इतनी प्रेजेंस थी कि आप हर पार्टी को जो है वहाँ नुमाइंदगी समझ सकते हैं। और जो चीज़ हमने सर, वो जो कलर नजर आना चाहिए था ना, वो कलर नहीं थी। नहीं, जो चीज़ हमने कहनी थी वो हमने कह दी। और आपका ख्याल है कि ठीक था, टोकन एक रजिस्टर करवाना था, हो गई थी। जाहिर है कि ये तो एक पहला दिन है, एक चीज़ बतानी थी। फिर अब पार्लियामेंट में जाएंगे, जाहिर है असल दंगल तो वहाँ लगेगा। और तमाम वो बातें हम तकरीरें जो आरिफ अलवी साहब ने की थी और उनके दोस्तों ने की थी, हमने सब वो निकलवा ली हैं। अब बताइए जी, आप ही राजा साहब, शहबाज साहब और हमजा क्यों नहीं थे आज वहाँ पे? देखिए, ये इसमें जिस तरह नवीद साहब भी कह रहे हैं कि वो शहबाज साहब का आना बिल्कुल था, और उनकी वो जो मौसम की ख़राबी की वजह से उनकी फ़्लाइट जो थी वो नहीं वहाँ से परवास कर सकी और उस वजह से वो नहीं आ सके। लेकिन अभी जिस तरह ये है कि अभी ये स्टार्ट है, अभी ये शुरुआत है और अभी ये चीज़ें चलेंगी। और इस प्रोसेस के ऊपर सबको बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो इलेक्शन का प्रोसेस था समेत मेरे भी, और हम तो इलेक्शन जीते हैं। लेकिन इसमें डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हुए हैं जी। हर सरगोदा सारा जीत गए हैं। सरगोदा के मैं सरगोदा में फिर के आया था और मेरा ख्याल था, मैंने ऑन एयर यहाँ बोला था कि मोहसिन शाहनवाज रांझा की पोजीशन मुस्तहकम है, बाकी जगह पे तगड़ा मैच है। हाँ, मैंने ऑन एयर बोली थी ये बात। हाँ जी, अब सारा पूरा सरगोदा जीत गया। शहबाज शरीफ को 2 चक्कर लगाने पड़े, अल्लाह ताला ने जी हमें कामयाबी से नवाजा, अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। तो आप तो बेईमानी का इल्जाम नहीं लगा सकते। मैं तो एनी शायद सारे हल्कों से फिर के आया था। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि इलेक्शन डे, देखिए हर कैंडिडेट के अपने तजुर्बात हैं। मेरा प्री पोल रिगिंग का बहुत एक्सपीरियंस है,
मेरे हलके में बहुत इंतहा की प्री पोल रिगिंग की गई। वो इस तरह से की गई कि लोगों के ऊपर FIRs कराई गई। किसी ने अगर म्यूज़िक सिस्टम लगा लिया तो उसके ऊपर FIR करा दी। किसी ने शहबाज शरीफ साहब का इस्तकबाल कर लिया तो उसके ऊपर FIR करा ली। किसी ने अगर वहाँ पे कोई जलसा कर लिया तो उसके ऊपर FIR होगी। इसको हम प्री पोल रिगिंग करते हैं। इससे लोगों को एक इनसिक्योरिटी डेवलप होती है कि हम पे क्यों FIRs हो रही हैं, तो वो फिर आपको खुला के सपोर्ट नहीं करते। इस तरह के तजर्बात जो है ना सरगोदा में देखें, मैं तो वही कह रहा हूँ कि इसके बावजूद भी हम जीते हैं। हमारे लोगों ने हमारा साथ दिया है, लोग नहीं डरे, लोग नहीं घबराए, जबकि ये माहौल बहुत ज़रूरत से ज़्यादा वहाँ पे ये पैदा हुआ था। और उसके बीच में मेरे पे तो एक FIR नहीं, मेरे साथ 2 MNAs के कैंडिडेट हैं जिनके नोटिफिकेशन रुके, और उन्होंने जब ये फॉर्म 45 वाला इशू रेज़ किया, DRO के पास गए तो उनके खिलाफ FIRs हो गई, बल्कि इंसदाद दहशत गर्दी की FIR डॉक्टर जुल्फ़कार भट्टी साहब जो हैं जिनका नोटिफिकेशन रुका है उनके खिलाफ हुई है, और हामिद हमीद साहब के खिलाफ हुई है कि आपने अदारों के खिलाफ लोगों को इंगेज करने की कोशिश की है, इल्ज़ामात लगाएं। उनके हामिद हमीद के साथ वो FIR हो गई है, और उसके अलावा हमारे वहाँ पे MPs जो है उनके खिलाफ भी FIRs हुई हैं। आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि किस किस्म का था जिस माहौल के बीच में प्री पोल रिगिंग और बाकी जो इलेक्शन डे पे कोई ठप्पे मारेंगे, सारा दिन ठप्पे मारते रहे PTI वाले, क्या करते हैं? इलेक्शन डे पे देखें, जिसका पोलिंग एजेंट ठीक था, अब मैं साहिरा अफजल का देख रहा था, बाकियों की भी देख रहा था, मेरे पोलिंग एजेंट्स को भी बाहर निकलने के लिए कहा गया, लेकिन मेरे पोलिंग एजेंट नहीं निकले। मैंने अपने पोलिंग एजेंट मारा नहीं, उनको बंदूक नहीं रखी यहाँ पे? नहीं, कोई इस तरह का इत्तेफाक बंदूक वाला नहीं हुआ, मैं भी गलत बात नहीं करूँगा, लेकिन निकलने के लिए कहा ज़रूर गया, फॉर्म 45 लेट ज़रूर किया गया, इस तरह के कई मामला ज़रूर हुए, लेकिन जहाँ पर पोलिंग एजेंट ने स्टैंड लिया, मेरे पास कोई मेरा पोलिंग एजेंट रोता हुआ नहीं आया कि मुझे धक्का दे के बाहर निकाल दिया। मैं अभी बात कुछ ऐसा नहीं हुआ इस तरह। लेकिन प्री पोल रिगिंग में नदीम मलिक साहब डॉक्टर करना चाह रहे हैं, इस तरह के मामलात हुए हैं जो कि कहने पे तो बहुत दिल करता है, लेकिन फिर मैं इदारों का एहतराम करता हूँ और कहता हूँ कि ये अगर हम अपने इदारों पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दें तो गैर मुनासिब होगा, लेकिन इंतहा की ज़्यादती हुई है। वैसे जिन जिन हलकों से मैं होके आया था और जो जो बंदे तगड़े नजर आते थे, खुरम दस्तगीर मेरा ख्याल था कि वो तगड़ा खड़ा चैलेंज कोई नहीं, शहर वाले दोनों सीटों से दोनों सीटें जीत गए। एहसन इकबाल तगड़ा था, ऑन एयर मैंने ये बोली हुई ये चीज़ें, रिकॉर्डेड प्रोग्राम है, कहीं भाग भी नहीं सकता मैं, तो वो बोला कि वो तगड़ा खड़ा हुआ है इब्रार के मुकाबले में, ही वन दैट इलेक्शन, उसका इलेक्शन कुछ चुरा के लेके नहीं गया। तो इसलिए मुझे ये सारे जो आप लोग कहते हैं ना कि पता नहीं उस दिन सारा पूरा इलेक्शन ही ताया पलट होगी, मुझे नहीं समझ आया। कराची मुझे सरप्राइज हुआ, कराची आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप 14 सीटें जीतेंगे। माशाल्लाह, मेरी बिल्कुल वो नहीं थी, मुझे अभी भी मुझे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि क्यों जीते आप 14 सीटें। कराची के हवाले से कोई 3 दिन पहले 4 दिन पहले आपकी एक और चैनल है जिसके ऊपर मैंने बैठकर हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में ये कहा था, 2 चीज़ें मैंने प्रेडिक्ट की थी। एक तो ये कहा था कि हम सर्वेज भी कर रहे थे काफ़ी दिनों से, हम तकरीबन 10-11 सीटों के सर्वे हमने किए, हमें ये अंदाज़ा हुआ कि PSP वाइप आउट हो जाएगी, ये मैंने स्टेटमेंट दिया, यानी कोई मुकाबला ही नहीं था, जितने सर्वेज आ रहे थे। सर्वे के अलावा गट फीलिंग होती है, आप जैसे गए सरगोधा तो आपको एक गट फीलिंग थी, मगर ज़्यादा एक्यूरेट वो थी जो इलेक्शन के दिन पता चल गया कि रांझा साहब जीत गए, दैट इज़ द मोस्ट एक्यूरेट। उससे उसके दरमियान बिटवीन गट फीलिंग एंड द फाइनल इलेक्शन डे बीच में सर्वेज वर्वेज हेल्प करते हैं, मुझ जैसे लोगों को यकीनन बड़ी हेल्प हो जाती है। तो उसके अंदर मैंने ये स्टेटमेंट दिया था कि PSP तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, PSP के ऊपर ये भी इल्ज़ाम था कि जी वो इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया है वगैरह वगैरह। नहीं, तो उनको जो भी इस्टेब्लिशमेंट ने सपोर्ट की थी उनका बेस्ट चांस सवाए मुस्तफ़ा कमाल के किसी और सीट पे था ही नहीं, लेकिन आपको 14 सीटें देने पे एटलीस्ट मैं तैयार नहीं था, कहीं नजर नहीं था कि आप 14 सीटें। तैयारी से ज़्यादा कराची वाले तैयार थे, वो तैयार थे आपको जितवाने के लिए। अच्छा, मैं इसको जैसे मैंने बाद में इसको अंडरस्टैंड किया, उस वक्त भी मैं समझता था कि मैंने ये ज़रूर क्लेम किया था कि कराची की मेजॉरिटी ऑफ द सीट सबसे बड़ी पार्टी हम इमर्ज होंगे, मगर 14 सीटें मेरे लिए भी एक खुशायंद सरप्राइज था। मगर कराची के अंदर जनरली बड़ी फ्रस्ट्रेशन थी हालात के एतबार से, और पीपल्स पार्टी को कोई डिस्क्रेडिट ही था कि कराची के इतने हालात ख़राब हुए, MQM को भी डिस्क्रेडिट था, तो वो कराची उस्माना करके आई। मगर जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो ये है कि देखिए, कानून इलेक्शन कमीशन इलेक्शन एक्ट जो 2017 का था उससे कुछ फ़र्क पड़ा। ये नवीद कमर साहब ने बड़ी मेहनत की उसके ऊपर, मैं भी उसमें बैठा रहा, उससे ये फ़र्क पड़ा नंबर 1 कि रिकाउंटिंग हो रही है।
पहले ये था कि रिकाउंटिंग ट्राइब्यूनल जब ऑर्डर करेगा जब रिकाउंटिंग होगी, आपको याद होगा, वरना देयर वाज नो रिकाउंट। शहबाज शरीफ वाले हल्के में जैसे इमीडिएटली रिजेक्ट होगी, मुझे नहीं समझ आया कि आराम ने किस बुनियाद पे की। वो मैं आता हूँ उसके ऊपर। मैं कहता हूँ कि उससे फ़र्क पड़ा, यानी ताज़े बैलेट पेपर्स, यानी उसमें तो चूहे भी खा गए, बोरियां भी फट गई, ये सब कुछ हुआ। तो शायद इलेक्शन वो जो कानून था कि रिकाउंटेंट, और ये नवीर कमर साहब का इंसिस्टेंस था, हमारा कहना ये था कि सेकंड पर जो आए वो रिकाउंट करा ले, मगर नवीर कमर साहब का एक अच्छा मशवरा था कि देखो फर्स्ट और सेकंड के बीच में अगर 40,000 का फ़र्क है तो वहाँ रिकाउंट नहीं होना चाहिए। एंड वी एग्रीड विद हिम, और हम ये कहा कि 10,000 या 5% उस पर कंपलसरी मैंडेटरी रिकाउंट है, तो उससे फ़र्क पड़ा है। और हर जगह रिकाउंट पर लोगों ने उम्मीदें लगाई और रिकाउंट हुआ, कहीं जब मामूली फ़र्क था उसमें थोड़ा सा आगे पीछे भी हुआ। तो तीसरी बात ये कि पोलिंग एजेंट्स के हवाले से मैं एक जगह पर पहले भी कह चुका हूँ कि मैं एक पंजाब कॉलोनी के पोलिंग स्टेशन पे गया, मैंने ये कहा, जब तक वो तो RMS जो भी था वो फेल वेल नहीं हुआ था, तो मैंने ये कहा कि यार मैं अपने बाकी पोलिंग एजेंट्स को निकालना चाहता हूं, क्योंकि ये तय कर लिया था उस पोलिंग स्टेशन के अंदर, 3 पोलिंग स्टेशन थे उस बिल्डिंग में, ये उन्होंने तय कर लिया था कि सारे पोलिंग बूथ्स का इकट्ठा काउंट होगा। तो ये तकरीबन सभी जगह ऐसी हुआ कि एक पोलिंग एजेंट रहेगा, बाकी लोग बाहर जाए। तो मैंने ये दरख्वास्त की, सिर्फ इतनी दरख्वास्त की मैंने कि भाई वो जो लोग हैं थक गए हैं, मैं हर जगह एक बंदा, तीनों पोलिंग स्टेशन के लिए एक बंदा फ्रेश देना चाहता हूँ जो वाकिफ़ होगा। मगर जो सिक्योरिटी के ज़िम्मेदार थे, फौजी अफसर थे, उन्होंने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। मुझे बाहर उन्होंने वो पोलिंग स्टेशन के दरवाजे के अंदर, मगर उन्होंने बेंच पर बिठवा दिया। अच्छा, मुझे भी बड़ा गुस्सा भी आया। मैंने कहा कि जी मैं तो कैंडिडेट हूँ, मैंने अपने सारे चीज़ें उनको दिखाई। उन्होंने कहा नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते। मैं बहस और तकरार भी हुई, तो लिहाजा जब बहस और तकरार हुई तो बाहर बहुत सारे लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, हमारे खिलाफ भी नारे लगने लगे, हमारे प्रो भी लगने लगे। तो आई थॉट इट वाइज कि मैं वहाँ से निकल आऊँ। मैं निकल आया, वहाँ हम किसी को चेंज नहीं कर सके। मगर पोलिंग एजेंट्स के हवाले से मेरे पास फ़ोन आता रहा 3 बजे कि जी एक खातून बड़ी परेशान है, रो रही हैं। तो मैं वहाँ गया, उनके पास गया, तो खैर ऐसी कोई बात नहीं थी, ना रो रही थी, मगर परेशाान ज़रूर थी कि वो बैठी हुई है, सारा सिस्टम रुका हुआ है। तो ये जो अपोजिशन वाले शिकायत कर रहे हैं, इसका मतलब सही शिकायत कर रहे हैं, पोलिंग एजेंट्स को परेशान किया गया। पोलिंग एजेंट्स नहीं, एक तो ये कि पोलिंग एजेंट्स को निकाला गया, दैट इज़ ट्रू कि वो जो कंसर्न उनका एड्रेस करें ना जी। सुनिए ना, मतलब इसमें जरा सा कम्युनिकेशन बैरियर, मैं समझता हूँ वो ट्रू, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो बात ट्रू थी कि पोलिंग एजेंट्स को निकाला गया, एक को रहने दिया गया। तो निकाले जरूर गए, जबरदस्ती निकाले गए, क्योंकि ये पोलिंग एजेंट्स, मैंने अपने पोलिंग एजेंट से कहा था निकलना मत। वोट काउंट के वक्त 3 पोलिंग बूथ का अगर बैलेट बॉक्सेस एक जगह रखे गए तो एक एजेंट को रखा गया, बाकी 2 को कहा गया निकाला गया। ये तो सब पे ऐसे ही हुआ कि सबको निकाल दिया गया, एक भी नहीं रखा, सबको निकाल देंगे। देखिए इसे रिगार्डलेस के हम जीते या हारे, दैट्स नॉट द इशू। बात यह है कि कानून के मुताबिक चीज़ें होनी चाहिए, जो कि नहीं हुई। ये एग्जांपल रिकाउंट वाला भी है। अगर यूनिवर्सली रिकाउंट हो जाता तमाम उन लोगों का जो कि 5% के अंदर आते थे या 10,000 के अंदर आते थे, तो कोई इशू नहीं था। अगर ये रूल है तो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं? अब मुझे तो हैरत है, आज इमरान खान साहब के केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको जो है रिवर्स कर दिया। तो भाई फिर मुतलका फोरम पे जाओ, मतलब अगर रूल है तो रूल है यार, मुतलका फोरम क्या है? अगर रूल है, कानून कहता है तो फोरम तो कहते हैं कि जी वो ट्रिब्यूनल में जाओ। ट्रिब्यूनल का मतलब है कि फिर आप जो है ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाओ। हाँ, तो वो नहीं होना चाहिए ना। एक कानून है भाई, उसको फॉलो करो। एक ब्रेक ले लें जी। आज एक अखबार ने खबर छापी हुई है, तो उनका जी साथ नीचे लिखा हुआ था कौन सा कानून है, उसकी शिक्का पहले बताओ, कानून बाद में देखते हैं। अगर कानून कहता है कि लेस देन 5% मार्जिन पे रिकाउंट होना है, तो वो कॉन्स्टिट्यूएंसी सैयद नवीद कमर की हो या इमरान खान की हो, आसिफ जरदारी की हो या शहबाज शरीफ की हो, ये मैटर ही नहीं करता। कानून है, कानून के मुताबिक रिकाउंट होना है, करिए। ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। नवीद कमर साहब, मैं नवाज शरीफ साहब से केस से मामला शुरू किया था। नवाज शरीफ साहब के ऊपर आमतौर पर जब हम देखते थे, जरदारी साहब के ऊपर मुकदमात थे, उनको जेलों में 8-9 साल रखा गया। अभी भी उनके ऊपर केस चल रहा है, उस पर भी आपसे राय लूँगा। लेकिन सियासी जमातें आमतौर पर मुतालबा किया करती हैं कि वो उनको रिहा किया जाए, ये पोलिटिकल केसेस है, विक्टिमाइज किया जा रहा है। नवाज शरीफ के केस में आप लोग इस तरह का मुतालबा क्यों नहीं अपोजिशन वाले कर रहे? मैं सरप्राइज हूँ इस पर। नहीं, पहली चीज़ तो ये है कि आप इस चीज़ को उसमें देखे ना, तनाजुर में कि क्या हुआ है अभी तक। हुआ ये है कि इलेक्शन ख़त्म हुए, सारी पार्टीज ने एक्सेप्ट 1 और 2 कहा कि जी बहुत गलत इलेक्शन हुआ है, इसमें ये धांधली हुई, ये हुई, उसकी वजह से वो इकट्ठे बैठ गए।
अब कोई लार्जर वो तो अभी इशू नहीं सामने आया ना कि जी हमारा मैनिफेस्टो इकट्ठा हो या कोई अलायंस हो या अब वो स्टेज ही नहीं आई जिसकी आप बात कर रहे हैं। देयर वाज नो डिस्कशन ऑन एनी ऑफ द इश्यूज व्हिच आर क्लोज टू एनी ऑफ द पार्टीज, सवाए इसके कि जी इलेक्शन पे 1 पॉइंट एजेंडा पे हम इकट्ठे हो जाए। और जरदारी साहब के ऊपर जो केसेस हैं, क्योंकि आज एनआरओ के ऊपर तो उन्होंने कहा कि वो स्विस कोर्ट्स के ऊपर कि वो स्विस अकाउंट्स वाला केस दोबारा रीओपन नहीं हो सकता, टाइम बार्ड हो गया। लेकिन बाकी मामला जो है वो अभी टेढ़े हैं। लाइक उनके ऊपर वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है जिसमें एफआईए कहती है कि 100 बिलियन से ज्यादा ट्रांजैक्शन जो भी हो, मतलब विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ द केस, जो कि इतने शायद आपको ये पता भी हो, मुझे नहीं, लेकिन टाइमिंग क्या है? टाइमिंग इन द मिडल ऑफ द इलेक्शन, पहले आप इलेक्शन कैंपेन में, उसके बाद एक सॉर्ट ऑफ आप अलायंस कह लें या जो भी है, अपोजिशन बनने जा रही है, तो उस टाइम पे प्रेशर डालना, ये दीज थिंग्स, इसी वजह से तो ये सारे मामला उठते हैं कि भाई क्या फ्री एंड फेयर क्या से है? आपने पिछले कई इलेक्शन से ज्यादा नशिस्तें जीती हैं सूबाई असम्बली से, आपको किसी ने धक्का नहीं मारा वहाँ पे, कोई आपका वोट चुरा के लेके नहीं गया? देखिए नहीं, अगर आप कहेंगे हमने नाम भी लिए से आपने ज्यादा सीटें जीती हैं। देखिए नदीम, दैट इज लास्ट फ्यू इलेक्शन, सूबाई कौमी दोनों में हमने ज्यादा ली हैं। दैट्स नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज क्या हमारे लोगों को बुला के धमकाया नहीं गया? क्या किया गया? आपका वोट चुरा के ले गया कुछ? नहीं, आप ज्यादा चुराने का इशू नहीं है। क्या ये सही है कि किसी को धमका के, और ये कुछ तो वो है ना जो कि सरफेस पे आए हैं, कुछ वो हैं जो सरफेस पे नहीं है। आप ज्यादा सीटें कैसे जीत गए? अगर फौजी भाई आए, खलाई मखलूक आई, आपके वो ठप्पे शप्पे लगाए, वोट चुरा के ले गए, आप सीटें कैसे जीत गए? देखें, ये कोई बात नहीं हुई कि आपको हमने नाम भी बताए लोगों के जिन्होंने बुलाया, कहेंगे तो उन लोगों को भी पेश कर देंगे आपके सामने जिनको बुलाया गया। तो दैट डज नॉट जस्टिफाई। या तो आप ये कहें कि भाई नहीं, आखिर में फिर रिजल्ट घर पे बैठ के बना दे, ये इसको इतनी सीटें देनी है, इसको इतनी देनी है, ऐसे ही बना रिजल्ट नहीं। तो what I'm saying is, नहीं, देखिए, it is not right to do these things, period. मेरा ख्याल है कि ये जो बेईमानी वाली साइंस है ना, उसके अंदर ये डबल स्टैंपिंग एक साइंस है जो मई 2013 की भी शिकायत थी, और अभी भी रिजेक्टेड वोट्स, रिजेक्टेड वोट एक बहुत ही नाजुक किस्म का मसला है। इसके ऊपर कोई सियासी जमातों को सर जोड़ने की जरूरत है। पोलिंग डे के ऊपर कोई शिकायत नहीं थी, पोलिंग खत्म हुई रात 10-11 बजे। पिछली दफा वो रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम उसका नाम था, इस दफा RTS नाम है जो क्लैप्स कर गया, और रिजेक्टेड वोट्स जो है इतनी बड़ी तादाद में, उसका कोई तदारुक होना चाहिए। डबल स्टैंपिंग ने लोगों को हरवाया और जितवाया, वो आपको तदारुक करना चाहिए। 15-15 हज़ार वोट्स रिजेक्ट होना। ख्वाजा साद रफीक साहब हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। ख्वाजा साहब, आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं जी, रिजल्ट नोटिफाई करें, मुतलका फोरम से रिजू करें। हमें जो लॉ आरिफ अलवी साहब बता रहे हैं वो कहते हैं कि लेस देन 5% मार्जिन के ऊपर मैंडेटरी रिकाउंट था, तो सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेटरी रिकाउंट क्यों नहीं किया? मैं ये आपसे समझना चाहता हूँ। ये तो जी सुप्रीम कोर्ट को पता होगा जिन्होंने फैसला किया, हमें तो हम वहाँ गए थे। क्योंकि पहली बात यह है कि जी मैं 40,000 की लीड से जब जीता था 2013 में, और जब ये कानून नहीं था उस वक्त तो PTI ने तूफान खड़ा कर दिया था कि थैले खोलो, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट से आज से महीना पहले ये वजाहत हो गई थी कि हम किसी तरह की धांधली या जालसाजी पर मुलव्वस नहीं थे। अब इस पे आ जाएं कि रिकाउंट करना अब RO की जिम्मेदारी है। जो अलवी साहब ने बात की है बिल्कुल दुरुस्त है, उसका वो शेल्ड का वर्ड यूज किया गया है, उसका काम है ये। और उन्होंने रिकाउंट RO ने नहीं किया। इनवैलिड वोट 2835 चेक किए तो इमरान खान साहब के 78 वोट कम हुए, और जब हाईकोर्ट के ऑर्डर पे अभी 5 थैले खुले थे तो उनके 39 वोट कम हो गए, 117 वोट कम हुए, 602 की उनकी लीड थी। अब मामला यह है कि हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि हमारी वहाँ प्रॉपर समाअत नहीं हुई। मैं वहाँ कोर्ट में मौजूद था, और मैं ये समझता हूँ कि जो इलेक्शन एक्ट 2017 है, आज का जो डिसीजन हुआ है जिससे हाई कोर्ट के उसको स्टे ऑर्डर को खत्म किया गया है, वो इलेक्शन एक्ट 2017 के मेरे ख्याल में मुनाफी है और मेरे वकला के। लेकिन हम इससे अब क्या कर सकते हैं? नहीं ख्वाजा साहब थोड़ी सी वजाहत फरमाइए। मैं जर्नलिस्ट हूँ, लॉ का एक्सपर्ट नहीं हूँ। आप लोग इलेक्शन लड़ते हैं, जब लॉ आपका कहता है कि 10,000 से कम लीड या 5% से लेस मार्जिन के ऊपर मैंडेटरी है, तो सुप्रीम कोर्ट को भी उसी कानून को फॉलो करना है जिस कानून को RO को या लाहौर हाई कोर्ट को फॉलो करना है। क्या मेरी सवाबदीदी इख्तियार है कि मैं कहूँ 10,000 पे कम? ख्वाजा साहब का कबूल है, दूसरे का कबूल है? जितनी मेरे साथ हो चुकी है और जितनी मेरे साथ की जा चुकी है पूरी पाकिस्तानी कॉम्प्लेक्स देख चुकी है। मुझे बताइए मैं इस पे अब क्या बात करूं?
इस पे और मजीद कुछ ना कुछ मेरे साथ होगा। तो मतलब है मैं तो ये समझता हूँ, मैंने कह दिया कि ये इलेक्शन एक्ट 2017 से मुतसादम फैसला है, हमारी बात पूरी तरह सुनी नहीं गई, हम बिल्कुल मुतमईन नहीं है आज के फैसले से। आप मुझे अगर 1 मिनट मेरे साथ रुकिएगा, इसके ऊपर पीटीआई से रिस्पांस आना चाहिए। डॉक्टर आरिफ अली साहब, आपकी जमात को हम सपोर्ट करते थे वोट ऑडिट पे, लेकिन ये एक लीगल इशू है, मैं चाहता हूँ आप भी राय दें ख्वाजा साहब। जी, मैं लीगल इशू पर तो राय नहीं दे सकता, मैंने तो आपको सिर्फ वो बताया था कि अगर लॉ कहता है मैंडेटरी है तो इट्स मैंडेटरी, मगर उस मैंडेटरी के साथ एक चीज़ और है, मुझे नहीं मालूम साद रफीक साहब के साथ क्या हुआ, उसके साथ एक और कैफियत ये है कि कंसोलिडेशन से पहले दरख्वास्त दी जाए, नंबर 1 है ना। कंसोलिडेशन ऑफ रिजल्ट जब हो जाएंगे तो फिर ये कंसोलिडेशन। जी, आपने दी थी पहले दरख्वास्त ख्वाजा साहब? जी, यही किसान ने दुरुस्त बात की है, बिल्कुल रीजनेबल बात की है। ये 26 जुलाई को जब रिजल्ट आया है उसके 10 मिनट के अंदर चौधरी रमजान एडवोकेट जो कोर्ट में मौजूद थे, उन्होंने हैंड रिटन एप्लीकेशन आरओ साहब को दिया, जिसकी रिसीव्ड कॉपी हमारे पास मौजूद है, जिससे हमने डिमांड किया कि तमाम वैलिड और इनवैलिड टोटल वोट का रिकाउंट होना चाहिए। वो रिकॉर्ड के साथ है, जबरदस्त बात है। से बहुत पहले थी। दूसरी बात जब मैंने खान साहब से ये बात की तो खान साहब ने कहा कि बिल्कुल होना चाहिए, और खान साहब ने मुझको ये कहा कि एक रिकाउंट हो चुका है जिसके अंदर हमारे वोट बढ़ गए या कम हुए, मगर थोड़ा सा फ़र्क पड़ा। और वो मुझे बाद में ये हमारे दोस्त यहाँ जो बैठे हैं ये बता रहे हैं कि नहीं, वो रिजेक्टेड वोट्स का रिकाउंट हुआ। खान साहब के पास इंप्रेशन, वो तो कहते रहे खुद कि भाई जो रिकाउंट करना है कर लो, मगर कानूनी टोटल रिकाउंट नहीं हुआ, ये मुझे नहीं मालूम था। ये अभी बता रहे हैं कि टोटल रिकाउंट नहीं हुआ, रिजेक्टेड बैलेंस। नवीद कमर साहब एक और एग्जांपल आपको दूंगा। ये एग्जांपल ख्वाजा साहब को अब क्या करना चाहिए? मतलब आप लोगों ने लॉ ड्राफ्ट किया हुआ है ना, आप कानून बनाने वाले, बताइए मुझे। तो पता नहीं क्या वो करेंगे, रिव्यू में जरूर जाए ताकि कम से कम रिकॉर्ड पे एक चीज आ जाए। देखें कहीं किसी वक्त देखें जो आरओ वाला रास्ता है वो ट्रक की बत्ती के पीछे जाने वाला है। आरओ मतलब जो ट्रिब्यूनल वाला रास्ता है, ट्रिब्यूनल वाला वो बिल्कुल वो ट्रक की बत्ती वाला रास्ता है, उससे कुछ नहीं निकलना, उससे कुछ नहीं निकलना। तो आप जाइए कि दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दें, और कोई रास्ता मुझे ख्वाजा सर नहीं। मलिक साहब, थोड़ी सी बात और भी रह गई है ना। जी जी करिए। मुकदमा खत्म नहीं किया, मैं जरा गुजारिश कर दूं। सुप्रीम कोर्ट इस मुकदमे की समाअत करेगा, उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल किया। अब उसका असर ये होगा कि इमरान खान साहब मेरी इतला के मुताबिक हल्का छोड़ रहे हैं, उन्हें वैसे छोड़ना नहीं चाहिए। अब वो छोड़ देंगे तो उसमें बाय इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा, और फिर ये कहा जाएगा कि अब वो साहब एमएनए नहीं रहे हैं तो आप किस चीज का रिकाउंट मांग रहे हैं, तो ये उधर लेके जाया जा रहा सारी बात। तो ख्वाजा साहब फिर इलेक्शन की तैयारी पड़ी है। ख्वाजा साहब खुश रहिए बहुत। मैं एक एग्जाम्पल देना चाह रहा था कि जैकोबाद की सीट है फॉर एग्जांपल, वहाँ पे एजाज जखरानी सरप्राइजिंगली जो कि कंटिन्यूसली जीतते हैं वो हारे। अच्छा, उन्होंने रिकाउंट के लिए जो एप्लीकेशन दी, आरओ साहब ने एप्लीकेशन ले ली, आरओ साहब ने कहा अच्छा ठीक है रिकाउंट करते हैं। उन्होंने 10 पोलिंग स्टेशंस का रिकाउंट करके बंद कर दिया, बस मुझे इतना ही करना था। अरे भाई, ये कोई तुम्हारी डिस्क्रेशन है कि तुम 10 करोगे, 5 करोगे, 15 करोगे? जब एप्लीकेशन आती है रिकाउंट की तो दैट मीन्स यू हैव टू रिकाउंट ऑल द वोट्स ना। 10 वोट मतलब ये आर्बिट्रीनेस जितनी इस वक्त नजर आ रही है ना, ये भी मुझे समझ में नहीं आता कि ये कहाँ आरओ ने किस कानून के तहत डिस्कशन जो थी वो यूज की, जो उसको कानून देता नहीं है। कानून क्लियरली अगर चीजें, जब आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किस कानून के तहत फैसला दिया तो आरओ को आप क्या कहें? इसमें डिपेंड करता है कि जब ये जिस तरह ये बात कर रहे हैं और जो ख्वाजा साहब ने बात की है कि देखें यहाँ पर ये बड़ी क्लैरिटी है, लॉ तो बड़ा क्लियर है। और जिस तरह ख्वाजा साहब की दरख्वास्त पहले आ गई थी कंसोलिडेशन स्टार्ट होने से, तो उस वक्त उनका बिल्कुल वो राइट इस्टेब्लिश हो जाता है जो कि लॉ कहता है। उसकी बाद उसकी जो है रिकाउंटिंग वो होनी चाहिए। और उस रिकाउंटिंग के बीच में ये बड़ी ज़्यादती देखने में आई है कि आरओ ने जब रिकाउंटिंग शुरू की है और रिकाउंटिंग में एक कैंडिडेट, लेट से ये नहीं मैं कहता कि पीटीआई का या पीएमएलएन का या जिसका पलड़ा भारी है या ज़्यादा जोर में नज़र आ रहा है, जब उसके वोट, क्योंकि जो 100-200 मार्जिन की सीटों पे सरगोदा में जिस तरह ये हुआ कि आमिर चीमा साहब इलेक्शन हारे हुए, जब उनकी रिकाउंट शुरू हुई वो कुछ 76-78 वोटों का फ़र्क था। जब उनकी रिकाउंट शुरू हुई, रिकाउंट करते करते जब वो 15 वोट ऊपर गए तो आरओ साहब ने रिकाउंटिंग रोक दी
और चीमा साहब को ये बेनिफिट करता था कि जी रिकाउंटिंग इस वक्त रुक गई तो वो तो जीत जाएंगे। तो ये इसके ऊपर फिर वो भट्टी साहब कोर्ट में दोबारा अपील में गए कि जी ये तो अनफेयर है, मेरी रिकाउंटिंग जो है इसको क्यों रुकवाया जा रहा है, रिकाउंटिंग होनी चाहिए, सारे बैग्स खुलने चाहिए। क्योंकि जब भी फिर सारे बैग्स खुले नहीं खुले वो रुक दी गई। और उनकी आज इंट्रा कोर्ट अपील वैसे ही टेक्निकली तौर पे वो लॉ के अंदर एक इस तरह की सिचुएशन है कि वो इंट्रा कोर्ट अपील नहीं हो सकती उस फैसले के खिलाफ, क्योंकि वो जहाँ पे कोई रिव्यू या रिवीजन की रेमेडी मौजूद हो, ये लॉ है, तो उस फैसले की इंट्रा कोर्ट अपील नहीं होती। लेकिन ये चीज़ देखने में बार बार जगहों पे आ रही है कि आरओ अपनी मर्जी से रिकाउंटिंग स्टार्ट करता है और आधे रास्ते रोक देता है। ये बहुत बड़ी ज्यादती है कि जो कि अगर हाई कोर्ट की है रिकाउंटिंग तो फिर आरओ आधे रास्ते इसको क्यों रोक, कैसे रोक रहा है? ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हमें कुछ हुकूमत किसने बनानी है उसके ऊपर भी अलवी साहब रोशनी डाली है। अभी खबर महमूद खान की चली थी कि स्वात से उनको नॉमिनेट कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वज़ारत आला के लिए। तो पंजाब, केपी, मरकज़ और बलूचिस्तान में आप कोलिशन के साथ कौन कौन से आपके चीदा नाम? जी मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, ये भी ख़बर मैंने आपके पास स्टूडियो में आकर सुनी है। ये इन सारे मामलात के अंदर एक कॉन्फिडेंशियलिटी फैक्टर है जिसके अंदर इमरान खान साहब जैसे जैसे फैसले कर रहे हैं, गेटिंग इनपुट्स फ्रॉम एवरीबडी फ्रॉम, तो इमरान खान मुशावरत से कर रहे हैं या खुफिया तरीके से? मैंने कहा ना इनपुट्स फ्रॉम एवरीबडी, अच्छा, इनपुट लेकर वो जैसे जैसे फैसले करते जाएंगे बात क्लियर होती जाएगी। और यकीनन इनपुट के एतबार से उनकी कोशिश ये है कि वो अपनी पार्टी के एतबार से भी मेरिट को दें। अगर हम मेरिट को वजन नहीं देंगे तो हमारा अपने ही सेल्फ डिफीटिंग एटीट्यूड और कैफियत पैदा हो जाएगी, क्योंकि गोल्स हमने वादे कौम से बड़े किए हैं। और अगर वादे बड़े किए हैं तो और अपनी ही सिस्टम को हम अगर खराबी के साथ लेकर चलेंगे तो हमारे पंजाब से आपके पास चॉइस क्या वज़ारत आला के लिए? पंजाब के कौन से नामों पे मुशावरत हो रही है? ये मैं आपसे जिक्र नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैं गैर मुनासिब सी बात है कि मैं इसको डिस्कस करूँ, मगर ये कि पंजाब के अंदर भी जो भी फैसला होगा इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में। आज पंजाब के सारे MPs के साथ इमरान खान साहब ने गुफ्तगू रखी थी यहाँ इस्लामाबाद में, और सबसे ये कहा था कि जी भरोसा रखो सिस्टम के ऊपर, तो फैसला कुछ दिनों में 1-2 दिन के अंदर। केपी में तो लगता है कि वो परवेज़ खट्टक उन पर भारी पड़े हैं, क्योंकि जिन नामों का पहले तस्करा हो रहा था अल्टीमेटली महमूद खान पे वो गए। इसका मतलब परवेज़ खट्टक का वजन अभी बड़ा तगड़ा है। हाँ, नहीं, परवेज़ खट्टक साहब की कुछ स्किल्स हैं और वो स्किल्स ये हैं कि कोalition को जोड़कर लेकर चलना, ये पॉलिटिकल एक्सपीरियंस से होता है। मौलाना साहब के भाई को 5 साल साथ चलाया, ये तो स्किल उनकी है ना जी। हाँ, और दूसरे ये कि फिर मौलाना साहब फिर असेंबली में नहीं है, ये भी स्किल है। रंजा साहब, शहबाज शरीफ के मुकाबले में बंदा लाना है इन्होंने, आप बताइए किसको लाएंगे? देखें, जहाँ पे भी ये बंदा लाएंगे वो तो इनका हक है कि ये जिसको मर्जी लेकर आए। हम तो यही कहेंगे कि इनके पास आया, इनके पास हमारा उस पर साथियों का सवालिया निशान भी है, अभी उसके ऊपर बहस चलेगी, उस पर ऊपर बड़े प्रोटेस्ट भी होंगे, वो एक अपनी जगह पर है। लेकिन मैं एज एक सियासी तालिब इल्म होने की हैसियत से ये ज़रूर चाहूँगा कि ये पुराने घिसे पटे लोगों को ना लेकर आएँ, ये उन लोगों को ना लेकर आएँ जिन्होंने पार्टियां चेंज की हैं, ये उन लोगों को ना लेकर आएँ जिनको ये डाकू कहते रहें, ये उन लोगों को ना लेकर आएँ जिनको ये चपड़ासी कहते रहें, ये उन लोगों को ना लेके आए, ये उन लोगों को ज़रूर देखें जिन लोगों की विजन और जिन लोगों की बेस के ऊपर इमरान खान ने अपनी सियासत शुरू की थी। ये उन नौजवानों को ज़हन में रखें, उन लोगों को ये ज़रूर सामने रखें। और ये कोई ऐसा, हमें तो फ़ायदा होगा अगर परवेज़ इलाही को ये पंजाब का स्पीकर बनाएंगे, ये 1 मिनट नहीं बैठ सकेंगे मेरे साथ। जब ये परवेज़ इलाही को पंजाब का स्पीकर बनाएंगे आप इस पे राय तो मैं खुद कहूँगा कि पंजाब के सबसे बड़े डाकू को, जिसको आप डाकू कहा करते थे, उसको आज आपने स्पीकर और कस्टोडियन बना दिया घर का। तो ये जुल्म ना करें इस मुल्क के साथ, क्योंकि अगर आप नया पाकिस्तान बना रहे हैं और मिस्त्री आपके सारे पुराने हैं तो ये पाकिस्तान 3 महीने में नया छोड़ के जो पुराना था वो भी नहीं रहेगा। क्यों जी? जी मैं सिर्फ एक बात ही मिस्त्री नए होंगे या पुराने होंगे? ये कह रहे थे कि नौजवानों को आगे लेकर आया जाए। पंजाब के अंदर हमारी मेजॉरिटी जो है वो इतनी बड़ी नहीं है, जो फाइनली जो कैफियत आएगी उसमें वो स्किल्स भी हमें चाहिए जो एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन में होती है, ताकि उस मेजॉरिटी को जोड़ कर रखे। तो यकीनन नौजवानों को आगे लाया जाए। मगर चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट के एतबार से आई वुड प्रेफर इन दिस स्लिम मेजॉरिटी के एक एक्सपीरियंस्ड बंदा हो जो इनको सबको साथ लेकर। नवीद कमर साहब, आपकी तो पार्टी के पास बड़ी वाज़ेह अक्सरियत मौजूद है, आप डिपेंडेंट नहीं है इस दफ़ा, जिस तरह पिछले चंद इलेक्शन में हम देखते थे कि स्लिम मेजॉरिटी थी, आप चाहते थे कोलिशन वाले साथ रहे, अब वो आपकी सूरत हाल नहीं है। बिल्कुल, तो आपके कैंडिडेट भी क्लियर होंगे? कैंडिडेट तो मेरे ख्याल अनाउंस ही हो चुका है, तो मुराद अली शाह। हाँ,
कोई वैसे भी उनको वक्त जो है वो पूरा तो नहीं मिला, तो एक दफ़ा आप पूरी टर्म देना चाहते हैं उनको, मुराद अली शाह को। तो स्पीकर के लिए अब ये तो फिर इंडिविजुअल्स है ना, कौन सी वजारत में जाएगा या स्पीकर जाएगा, अभी क्लैरिटी। लेकिन चीफ मिनिस्टर के ऊपर ये हतमी रहा है कि मुराद अली शाह ही रहे काफ़ी हद तक, बारिंग समथिंग अनफोर्सीन जो कि आ जाए। आई थिंक काफ़ी हद तक ये फैसला भी हो चुका, अनाउंस भी हो चुका। मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ और ऑन एयर ये बात कहना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि सिंध के मामलात के अंदर पीटीआई की तरफ से आई एक्सटेंड अ हैंड ऑफ कोऑपरेशन कि सिंध के मामलात आर सीरियस है ना, बहुत काम करने की ज़रूरत है। तो मैं सिंध गवर्नमेंट के साथ भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चलना चाहती है ताकि सिंध के मसाइल, बिलखुसूस शहरों के मसाइल, अर्बन सिंध और रूरल सिंध के साथ आप इनके ताबन को वेलकम करते हैं? बिल्कुल, टोटली वेलकम करते हैं, क्योंकि इनसे वफाक का एक जिम्मेदारी यह है कि अब ये कराची से जीते हुए हैं, तो वहाँ कराची के जो इशूज़ हैं एड्रेस करने में सिंध हुकूमत के साथ ताबन। बिल्कुल, उसके बगैर हो नहीं सकता। कोई पैकेज चाहिए, कोई आपको अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ये पैकेजेस तो काफ़ी वो बदनाम भी हो जाते हैं, लेकिन स्पेसिफिक कई कराची के इश्यूज हैं। पानी का इशू है, बहुत मेजर इशू है। ट्रांसपोर्ट का इशू है, बहुत मेजर इशू है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह, चलो कुछ चीज़ें तो बिल्कुल पानी, वेस्ट मैनेजमेंट एंड अर्बन ट्रांसपोर्ट, बहुत बड़े। तो ये 3 इश्यूज के ऊपर आप दोनों अगर मिलकर चलें तो शायद एक सोल्यूशन दे सकें। बिल्कुल बेहतरी आएगी कराची के लिए। तो बहुत बेहतर है जी, क्योंकि कराची के जो मसाइल हैं वो इस तरह के हैं, मल्टीपल मसाइल हैं, और वो शहर पहले भी माजी में भी इन्हीं चीज़ों का शिकार रहा है, पॉलिटिक्स का। तो अगर पीपल्स पार्टी और पीटीआई या इंक्लूडिंग एमक्यू इनके साथ इनको होना चाहिए इकट्ठे शहर के लिए, नॉट फॉर पॉलिटिक्स, लोगों के लिए। अच्छा, एमक्यूएम का वजन वैसा है नहीं है कराची शहर के लिए। अब आपने जितनी सीटें, 4 सीटें एमक्यूएम की आई, मगर हम समझते हैं कि उनको साथ लेकर चलना चाहिए। मसाइल बहुत बड़े हैं नदीम मलिक साहब, कराची के मसाइल बहुत बड़े हैं। नवीद कमर साहब विल बेयर टेस्टिमनी टू द फैक्ट के मसाइल बहुत बड़े हैं, इनको हैंडल करना चाहिए। और आई एम श्योर, आई एक्सपेक्ट कोऑपरेशन अमंग ऑल पार्टीज इन मसाइल को। कराची की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, किसी की खातिर भी, किसी की खातिर भी और किसी पिछले 5 साल ये नून लीग का क्रेडिट है और वो फौज के और हमने कुर्बानी भी दी, उसके ऊपर हमें नुकसान भी हुआ, हमारे दोस्त भी हमसे नाराज हुए, लेकिन कराची की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे कोई कॉम्प्रोमाइज, जो गेंद हुए आप वो कॉम्प्रोमाइज ना करें किसी भी सियासत की नजर। बिल्कुल। मैं शुक्रिया अदा करूंगा आप सबका। सैयद नवीद कमर साहब, मौसम शाहनवाज रंजा साहब, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, आप सब हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।